हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी गुड। चलिए आइएगा, शुरू करते हैं आज अपना एक नया लॉ विच इज़ नोन एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? देखिए, मनी का मतलब तो आप सब जानते हैं। मनी क्या होता है? करेंसी, एक सोर्स, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे आप गुड्स सर्विसेज खरीद सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी और कॉइन्स। ठीक है जी, जैसे 2000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, 50 का, 20 का, 10 का एंड सो ऑन। अब ये मनी को लॉन्डर करना, लॉन्डर मतलब होता है, लॉन्ड्रिंग होता है टू वॉश अवे, किसी चीज को धोना, धोना। अब हम कोई चीज कब धोते हैं? कोई चीज कब धोई जाती है? जब कोई चीज मैली हो जाए, गंदी हो जाए। भाई कपड़े मैले होते हैं तो आप उसे धोते हैं सो दैट वो साफ सुथरे हो जाए और आप उसको यूज कर सकें। तो ऐसा ही इकोनॉमी में मनी के साथ भी होता है। मैम पैसा क्या गंदा होता है? यस बेटा, उसको हम कहते हैं ब्लैक मनी। जो भी मनी कमाया जाता है उसको हम क्लासिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइट मनी और ब्लैक मनी। मैम क्या ब्लैक मनी ब्लैक कलर का होता है? नहीं, ब्लैक कलर का नहीं होता, बट ये वो मनी होता है जो कमाया गया है, अर्न थ्रू इलीगल मोड। कोई भी कमाई जो इलीगल तरीके से कमाई गई है या आपने उसे लीगल तरीके से कमाया बट उसके ऊपर आपने टैक्स नहीं पे किया, उसको आपने डिक्लेयर नहीं किया, सरकार को अपनी इनकम में नहीं दिखाया। तो ब्लैक मनी का मतलब होता है कोई भी इनकम जो इलीगल तरीके से कमाई गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि अगर आप सी का मर्डर करके आ जाएंगे तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। तो ए ने बी को क्या कहा है? मर्डर करने को कहा है, विच इज एन इलीगल एक्टिविटी। और उसके बदले जो कंसिडरेशन मिलेगी 50 लाख की, वो क्या बन गया? ब्लैक मनी। तो कोई भी पैसा जो आपने कमाया गलत तरीके से, या तरीका तो सही था लेकिन आपने उसे डिक्लेयर नहीं किया गवर्नमेंट को, आपने उस पर टैक्स पे नहीं किया गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, ए ने बी को सर्विसेज दी, लेट्स से कोचिंग दी, कोचिंग प्रोवाइड की, और बी को कहा कि तुम जो भी फीस है वो कैश में देना, और ये कैश ए ने अपने घर में ले जाके लॉकर में रख दिया। ना ये कैश की इनकम गवर्नमेंट को बताई इनकम टैक्स के तहत, ना इस पे कभी कोई टैक्स दिया। अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कमाई के बारे में जानती नहीं है। तो ऐसी कमाई क्या बन जाती है? ब्लैक मनी। ठीक है जी। वेयर एज व्हाइट मनी का मतलब क्या हुआ? नाम से ही क्लियर है। व्हाइट मनी का मतलब क्या है? जो लीगल सोर्सेज से कमाई गई है, जिस पे टैक्स वगैरह पेड है, जो डिक्लेयर है गवर्नमेंट की निगाह में। भाई ज़रूरी नहीं है टैक्स पेड हो सकता है टैक्स एग्जेम्प्ट भी हो, लेकिन वो कमाई अगर सरकार की निगाह में डिक्लेयर है और लीगल सोर्स से कमाई गई है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो उसको हम कहते हैं वाइट मनी। अब हमारी इकोनॉमी में क्या होता है? बहुत से लोग गलत तरीके से कमाते हैं या कमाते सही तरीके से हैं लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं करते। तो ऐसी कमाई को हम ब्लैक मनी का नाम दे देते हैं। और जब कोई बंदा ब्लैक मनी कमाता है तो भाई वो उसे खर्च कैसे करे? मान लो बी को 50 लाख रुपए मिले कैश में क्योंकि उसने सी का मर्डर किया था,
बी एक इलिटरेट इंसान है, पढ़ा लिखा नहीं है, एक स्लम में रहता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसकी बहुत अच्छी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो वो कोई काम धंधा भी नहीं करता। ए के कहने पे उसने बस सी को मारा और मर्डर करने पर 50 लाख रुपए ले लिए। अब क्या बी इस 50 लाख रुपए से जाकर एक फ्लैट खरीद सकता है? नहीं सर, अगर वो फ्लैट खरीदने जाएगा तो बिल्डर उससे पेमेंट चेक में मांगेगा, कैश में नहीं मांगेगा। क्योंकि याद कीजिए, आप लोगों ने इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा, कोई भी पेमेंट वगैरह आप कर रहे हैं पर डे पर पर्सन 10,000 तक के कैश में कर सकते हैं, उसके ऊपर कैश नहीं लेते। तो भाई बिल्डर कहेगा फ्लैट की पेमेंट तभी लूँगा जब आप चेक से पेमेंट करें। और भैया ये चेक कैसे देगा? या तो ये 50 लाख रुपए बैंक में डाल के आए तो ही चेक काट के दे सकता है, लेकिन बैंक में किस नाम से जमा करे ये 50 लाख रुपए? क्योंकि जैसे ही इसने बैंक में 50 लाख जमा किए, बैंकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेशन भेज देगा कि भैया फलाना बंदे से 50 लाख रुपए आए हैं, और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बी से पूछेगा भाई तूने ऐसा क्या कर लिया रातों रात कि तेरे को 50 लाख रुपए मिल गए। अब क्या बी बैंक को ये बताएगा या टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताएगा कि सर मैं मर्डर करके आया हूँ? नहीं, ये तो इलीगल काम है। तो सर ये बात तय है कि बी ने ये जो ब्लैक मनी कमाया है उसको वो डायरेक्टली खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने डायरेक्टली खर्च किया तो वो पकड़ा जाएगा। तो ऐसे में इस ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग की जाती है, धुलाई करते हैं लोग, धोते हैं और इसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो ब्लैक टू वाइट मनी में कन्वर्जन का प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। बताइए, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग हमारी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? सर ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ वेरी मच इंजूरियस टू आवर इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि इससे ब्लैक मनी जनरेट होगा, ब्लैक मनी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा, ब्लैक मनी कमाने के ज़रिए जनरेट होंगे, उसको ब्लैक मनी कमाने के ज़रिए को एनकरेजमेंट मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। अगर हर बंदे को पता लग जाए कि ब्लैक मनी वाइट में धुल सकती है, तो हर बंदा गलत तरीके से इनकम कमाने की कोशिश करेगा, या अगर वो इनकम सही तरह से भी कमा रहा है तो वो उस पर टैक्स वैक्स देने से बचेगा। तो सर सिंस इट इज़ इंजूरियस टू इकोनॉमी, देयरफॉर इस मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को हमें प्रिवेंट करना ज़रूरी है, रोकना ज़रूरी है। उसके लिए ये लॉ बनाया गया। लेकिन ये लॉ समझने से पहले हमें मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को समझना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है? भाई लॉ मेकर कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग है तो एक ही प्रोसेस, लेकिन इसमें 3 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज है प्लेसमेंट, दूसरी स्टेज है लेयरिंग, तीसरी स्टेज है इंटीग्रेशन। इस बात को हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिएगा, मान लीजिए हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ए ने बी को 50 लाख रुपए दिए, या लेट्स से मैं इस अमाउंट को बढ़ा के और बड़ा कर देती हूँ, मैं कहती हूँ ए ने बी को 5 करोड़ रुपए दिए सो दैट बी सी का मर्डर करके आ सके। बी ने सी का मर्डर कर दिया और बदले में उसे ए से 5 करोड़ कैश में मिले। अब ये जो कैश में मिले इसको हम ब्लैक मनी कहते हैं। और क्या बी इस 5 करोड़ को सीधे सीधे डायरेक्टली कहीं खर्च कर सकता है? नहीं। क्या ये 5 करोड़ को बैंक में डिपॉजिट कर सकता है? नहीं सर। सोचिए, एक बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं,
जो स्लम में रहता है, जिसके पास आज तक कोई बैंक अकाउंट नहीं था, वो सडनली एक अकाउंट खोलता है और उसमें कैश में 5 करोड़ डालता है। तो बैंक को इंस्ट्रक्शन दी गई है सरकार द्वारा कि बैंक इस तरीके के कैश डिपॉजिट को, जहाँ पे लमसम कैश आ रहा है, बड़े अमाउंट में कैश आ रहा है, नॉर्मली यहाँ पे 10 लाख और उससे ज़्यादा की लिमिट दी जाती है। अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में एट अ टाइम, तो बैंकर को फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इमीडिएटली इंटीमेशन देनी पड़ेगी, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर हमारे पास फलाना बंदे ने आज की डेट में 5 करोड़ रुपए कैश में जमा किए। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, फटाफट आएगा और इसके यहाँ रेट डाल देगा, भाई तू ये बता तेरे पास 5 करोड़ आए कैसे। इस बंदे को अरेस्ट तक किया जा सकता है। तो बताइए, जब भी ये जानता है कि मैं बैंक में कैश डिपॉजिट करूंगा तो पकड़ा जा सकता हूँ, तो क्या वो बैंक में पैसे जमा करेगा? नहीं, वो बैंक में पैसे जमा नहीं करेगा। अब क्या करे वो 5 करोड़ का? अब क्या करे इस 5 करोड़ का? सोच के देखिए। अगर डायरेक्टली बैंक को दिया तो पकड़ा जाएगा, डायरेक्टली बैंक को दिया तो पकड़ा जाएगा। तो ऐसे में वो क्या करेगा, इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगा, इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगा। भाई ये 5 करोड़ डिफेक्टेड मनी है। सोच के देखो, आपके पास एक फटा हुआ नोट है, एक फटा हुआ नोट है, और वो फटा हुआ नोट आप दुकानदार को दे के आते हो। लेट्स से मेरे पास 100 रुपये का फटा हुआ नोट है और मैं 100 रुपये में समोसे खरीद के लाती हूँ स्वीट्स की शॉप से और वहाँ दे के आती हूँ। दुकानदार वो नोट खोल के देखता है तो इमीडिएटली पता लगता है फटा हुआ है। तो क्या दुकानदार वहीं के वहीं आपको रोक देगा या नहीं कि नहीं नहीं मैम नोट चेंज कीजिए, ये नोट फटा हुआ है? बिल्कुल रोक देगा वहीं पे। सिमिलरली सर, इस तरीके का डिफेक्टेड मनी अगर हमने किसी एक बंदे को डायरेक्टली दिया तो वो बंदा डायरेक्टली हमें पकड़ लेगा, हमारी कमी को पकड़ लेगा, हमारे नोट में हुई डिफेक्ट को, खराबी को पकड़ लेगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, नॉर्मली जिनके पास ब्लैक मनी होता है, मान लीजिए बी है जिसके पास ब्लैक मनी है 5 करोड़ का, वो क्या करता है, इसको पहले टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है, स्मॉल सेगमेंट्स में बांट देता है। जैसे 9 लाख, 8 लाख, 5 लाख, हमें पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन पकड़ेगा। तो सर अलग 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 उन्होंने लेट्स से 25 लोगों के साथ टाई अप कर लिया है कि भैया मैं आपको कुछ कुछ अमाउंट दूंगा, ठीक है, आप उसे अपने बैंक में एंटर कर देना। किसी को कह दिया आप बैंक में एंटर कर देना, किसी को उन्होंने पैसे दे दिए कि भैया आपसे मैं शेयर्स खरीद लूँगा, किसी को पैसे दे दिए कि भैया आपसे मैं लैंड खरीद लूँगा, कैश फॉर लैंड एंड सो ऑन। ऐसा पेमेंट बांट दी। उन लोगों में पार्टी जिनके पास खाते ऑलरेडी थे, जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सकते हैं, 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, 8 लाख तक जमा कर सकते हैं, और वो लोग आपका पैसा रखने के लिए कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। वो लोग आपका पैसा जमा करने के लिए अपने बैंक अकाउंट में कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, 2%, 3%। ये सब गलत एक्टिविटी है, बट हो रही है इकोनॉमी में। वो कहते हैं सर आप हमें 10 लाख दोगे तो 10 लाख में से हमें 30,000 रुपये दे दीजिएगा एज अ कमीशन, हम आपको 970 लौटाएंगे। बीबी कहता है ठीक है कोई बात नहीं भैया, 5 करोड़ का 4.5 करोड़ मिल जाए मुझे, बाकी जो 50 लाख के कमीशन में चला जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी क्या करता है, यहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में लोगों में पैसा बांट देता है। और फिर इन लोगों को कहा जाता है कि इस पैसे को आप एंटर कर दो इन दी इकोनॉमी थ्रू वैलिड लीगल मोड। जो भी लीगल तरीके हैं, जैसे बैंक में एंटर कर दो पैसा, पासबुक में चढ़ा दो।
अब ये जो बी ने 5 करोड़ को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़ों टुकड़ों में इसलिए बांटा सो दैट पकड़ा ना जाए। भाई इनकम टैक्स लॉ कहता है कि 10 लाख तक अगर बैंक में एक डे में आपने कैश डिपॉजिट किया तो इमीडिएटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेशन जाएगी। तो बी ने क्या किया, 25-30 लोग पकड़े जिनको 10 नहीं, 10 से थोड़ा 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 अमाउंट दिया। हो सकता है 25 नहीं हो, 50 हो, 100 लोग हो, 200 लोग हो, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी। अब बी ने क्या किया, थोड़ा 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 पैसा सब लोगों में बांट दिया। किसी को 9 लाख, 8 लाख, 5 लाख, और हो सकता है किसी से लैंड ले ली, किसी किसान से लैंड ले ली 50 लाख रुपए पे, किसी से शेयर्स खरीद लिए पुराने, एंड सो ऑन। 25 के 250 लोग भी हो सकते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट बढ़ा है 5 करोड़ का, तो हो सकता है 250 लोग भी हों जिनके बीच में ये अमाउंट बढ़ गया। और फिर उन सबको कहते हैं कि आप इस कैश को लीगल मोड में एंटर कर दो, इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट कर दो। कैसे, आप अपने बैंक अकाउंट में डाल दो, आप इतने के शेयर्स खरीद लो, आप इतने की लैंड खरीद लो, पहले बैंक में एंट्री करके उस पैसे से लैंड खरीद लो, शेयर्स खरीद लो, एंड सो ऑन। ये जो बांटा जाता है स्मॉल सेगमेंट में ब्लैक मनी को, इसको हम कहते हैं प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसे, प्लेसमेंट। और आगे चल के लोगों में जो स्मॉल मनी बटा, वो लोग जब इस पैसे को इकोनॉमी में एंटर करते हैं, बैंक में डाल देते हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं लीगल, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लेयरिंग। अभी बताइए, बी का 5 करोड़ 250 लोगों में बटा हुआ है और 250 लोगों ने अलग अलग मोड के थ्रू, अलग अलग सोर्सेज के थ्रू इस पैसे को इकोनॉमी में इंजेक्ट कर दिया है। लेकिन बी के पास तो अभी तक ये पैसा नहीं आया। तो आगे चल के बी क्या करता है, उन सारे सोर्सेज से, वो जो 250 लोग थे जिनको ये 5 करोड़ बांटे गए थे और उन्होंने इस पैसे को इकोनॉमी में लीगल सोर्स के थ्रू एंटर कर दिया था, उनसे ये सारी लीगल ट्रांजैक्शन को अपने नाम पे करवा लेता है, ट्रांसफर करवा लेता है। ट्रांसफर बाय 250 पीपल इन द नेम ऑफ बी। बी अपने नाम पे करा लेता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से। कैसे, जैसे किसी से ले लिया गिफ्ट, किसी को फ्रेंड बना दिया और कह दिया उसने मुझे लैंड गिफ्ट किया है शादी पे मेरे, उसने शादी की, शादी पे गिफ्ट के नाम से ले लिया। या किसी से 1 करोड़ का घर, 1 करोड़ का घर 5 लाख में खरीद लिया। यानी बी ने उस बंदे को कितना दिया, 5 लाख, और सामने वाले बंदे ने, लेट्स से एक्स है, मिस्टर एक्स है, बी ने एक्स को 5 लाख रुपए दिए और एक्स से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली। अब एक्स 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके नाम पे देगा या नहीं, बिल्कुल देगा, क्योंकि सर एक्स के पास 1 करोड़ कैश में पीछे आ चुके होंगे। लेयरिंग के टाइम पे, प्लेसमेंट के टाइम पे एक्स के पास 1 करोड़ रुपए पहुंच गए होंगे ब्लैक में, और वाइट में बी कितना दिखाएगा, 5 लाख रुपए, और एक्स 5 लाख की एंट्री करके अपना घर बेच देगा। और कल को अगर कोई डिपार्टमेंट उससे सवाल जवाब करेगा कि आपने 1 करोड़ की चीज़ 5 लाख में क्यों बेची, तो वो कोई भी बहाना बोल सकता है कि सर कोविड आ गया था, उसके बाद मार्केट वैल्यू नहीं रही, कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी बेटी की शादी थी, बच्चे को पढ़ाना था, नौकरी चली गई थी, मुझे अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट थी, तो जितना पैसा मिल रहा था मैंने उतने पे ये घर बेच दिया। So there are X number of reasons, X number of excuses to give कि हाँ भाई मैंने एक चीज़ सस्ते में निकाल दी। और बंदे ने क्या कर लिया, बी ने क्या कर लिया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ले लिया। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है और उसके लिए खाली 5 लाख खर्च किए, और जो उसके 5 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए थे वो 1 करोड़ ब्लैक से वाइट हो गए। वो 1 करोड़ उसने एक्स को कैश में दे दिए और 5 लाख रुपए चेक से पे कर दिया। ऑल्दो ये ज़रूर हो सकता है कि 5 लाख देके 5 लाख वापस ले लियो, या एक्स कहेगा कि भैया 1 करोड़ देखो आपका ब्लैक में लिया है तो 5% कमीशन लूँगा, तो 5 लाख रुपए बी ने चेक के नाम पे दे दिए। तो एक्स को क्या फ़ायदा हुआ, उसने 1 करोड़ की चीज़ 1 करोड़ 5 लाख में निकाली,
1 करोड़ उसके पास कैश में आ गया और 5 लाख वाइट में आ गया। और बी के लिए क्या हुआ, उसने 1 करोड़ के ब्लैक मनी को प्रॉपर्टी में तब्दील करके अपने नाम पे वाइट करा लिया। अब बी इन सारे सोर्सेस से जब ये 5 करोड़ अलग अलग सोर्सेस के थ्रू अपने नाम कराएगा, जैसे कभी गिफ्ट ले लेगा, कभी सस्ते में ले लेगा, तो ऐसे में वो सारे सोर्सेस उसके पास जब दोबारा लौट के आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाइट मनी, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंटीग्रेशन। जब सारे वही अमाउंट बी के पास आ जाएंगे वाइट मोड में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। और इन तीनों को मिला के, इन तीनों स्टेजेस को मिला के जो प्रोसेस बनेगा उसे हम बुलाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होगा, फिर से बताइएगा एक बार। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करते हैं, और ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 स्टेजेस से होके गुजरना होता है। पहली स्टेज, हम पैसे को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं, उस बांटने को हम कहते हैं प्लेसमेंट। फिर जिनको हमने टुकड़ों टुकड़ों में पैसा बांटा है उनसे हम उस पैसे को लीगल मोड में कन्वर्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं और बदले में कुछ कमीशन देते हैं। उस लीगल मोड में कन्वर्जन करने को हम कहते हैं लेयरिंग। एंड देन फाइनली जब वो लोग कमीशन चार्ज करके लीगल मोड में उस पैसे को इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और फिर बाद में बी को लौटा देते हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। और इस पूरे प्रोसेस को मिला के, ये तीनों स्टेजेस को मिला के जो प्रोसेस बनता है उसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें हमने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है बेटा? रफ आइडिया हुआ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। चलिए आइएगा, इसी बात को हम थ्योरेटिकली देखते हैं लॉ की लैंग्वेज में। आइएगा क्लास नोट्स में। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रिवेंशन के लिए लॉ बनाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है, ये अगर ब्लैक मनी है तो इसको वाइट में तब्दील करना। अब मैम ब्लैक मनी का मतलब क्या वो पैसा है जो नोट काला हो गया? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता कि नोट काला है, बट होता क्या है, हमने वो पैसा गलत जरिए से कमाया होता है। या तो हमने इलीगल तरीके से कमाया या हमने लीगल तरीके से कमाया लेकिन उसको गवर्नमेंट के सामने डिक्लेयर नहीं किया। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस, एक ये ऐसा प्रोसेस है जिससे आप इलीगल फंड्स को लीगल फंड्स में कन्वर्ट कर देते हो। लेजिटिमेट मतलब लीगल, या इसको हम कह सकते हैं टेंटेड मनी को क्लीन मनी में। टेंटेड का मतलब होता है मैला, टेंटेड का मतलब होता है मैला। तो वो पैसा जो मैला है उसको आप क्लीन करवा देते हो, सफाई करवा देते हो, धुलाई हो जाती है, लॉन्ड्रिंग हो जाती है, यानी ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, इस मनी लॉन्ड्रिंग के क्या प्रोसेस होते हैं, क्या स्टेजेस होती है? वो कहता है सर मनी लॉन्ड्रिंग भले ही एक सिंगल प्रोसेस है, इट इज़ अ सिंगल प्रोसेस है, तो ये एक ही प्रोसेस, लेकिन इसमें 3 स्टेजेस आती है। प्रोसेस ये एक ही है बट इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। वो 3 स्टेजेस क्या क्या हैं? प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। हमने देखा अभी एग्जाम्पल के थ्रू। प्लेसमेंट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसमेंट? प्लेसमेंट का मतलब क्या है, पढ़िएगा ज़रा लॉ की लैंग्वेज में। इट इज़ द फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेज, ये पहली स्टेज है जब क्राइम मनी, क्राइम से कमाया हुआ पैसा यानी गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा इंजेक्ट किया जाता है इन स्मॉल ब्रेकअप अमाउंट्स। छोटे छोटे टुकड़ों में जब पैसा आप बांट देते हो इकोनॉमी में अलग अलग लोगों के बीच में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेसमेंट। फर्दर, जब ये पैसा जो लोगों में टुकड़ों टुकड़ों में बटा है, वो लोग क्या करते हैं, इस पैसे को इंजेक्ट कर देते हैं, मूव कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं ओवर वेरियस ट्रांजैक्शंस। मनी इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम, इनटू द इकोनॉमी, इकोनॉमी में पैसे को इंजेक्ट कर देते हैं, उसको मूव कर देते हैं, चला देते हैं।
तो भैया आपने अगर इस पैसे को आगे सर्कुलेशन में डाल दिया तो ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस सोर्स से ये पैसा आया था। भाई सिंपल सी बात मान लो, अगर वही 100 रुपये का फटा हुआ नोट मैं हलवाई को दे के आती, मिठाई की दुकान पे दे के आती, वहाँ से मिठाई समोसे खरीदती, और वो दुकानदार 100 रुपये का नोट खोल के नहीं देखता कि फटा हुआ है या क्या है, और दिन में उसके पास 85 ग्राहक आते, अगले दिन वो देखता अरे एक 100 रुपये का फटा नोट आया है, तो क्या वो पकड़ पाता कि वो नोट मैंने दिया है? नहीं सर, उसे दिन भर में पता नहीं कितने लोग 100 रुपये दे गए। तो जब ये पैसा अलग अलग स्टेजेस में मूव हो जाएगा, इकोनॉमी में सर्कुलेट हो जाएगा, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये पैसा कहाँ से आया था, सोर्स ही इसका लॉस्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो पैसा टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग बंदे में बांटा, उसको इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, इकोनॉमी के अंदर एंटर करा दिया जाता है, मूव करा दिया जाता है थ्रू वेरियस ट्रांजैक्शंस इन स्मॉल स्मॉल अमाउंट। और वो वेरियस ट्रांजैक्शंस या तो डिफरेंट अकाउंट में डाल दी जाती है, सर बैंक अकाउंट में डाल दिया, कोई ट्रांजैक्शन की सेल दिखा दी, सेल के बदले कंसिडरेशन पे कर दी, और उस पैसे को कई बार डिफरेंट कंट्रीज में भी मूव कर दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा हिंदी फिल्मों में स्पेशली कि जितने भी बड़े बड़े ब्लैक मनी मेकर हैं, जो ब्लैक मनी चला रहे हैं, वो स्विस अकाउंट खोल लेते हैं। स्विट्जरलैंड में स्विस अकाउंट है, वो खोल लेते हैं क्योंकि इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाते वक्त बैंकर आपसे आपकी आइडेंटिटी नहीं पूछता, आपसे डिटेल में नहीं जानता कौन हो आप, क्या हो, और तो और आपकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने दी भी है तो बैंक वो इन्फॉर्मेशन किसी भी और दूसरे बंदे को नहीं पहुंचाता। तो ज़्यादातर ब्लैक मनी लोग वहाँ पे जाके अकाउंट में जमा कर देते हैं सो दैट उनके बारे में किसी को कभी भी ना पता लगे। तो जो भी पैसा है जो टुकड़ों टुकड़ों में बटा इकोनॉमी के अंदर, उसको डिफरेंट अकाउंट्स में डिफरेंट कंट्री के अंदर सर्कुलेट कर देते हैं, यानी ओरिजिनल सोर्स कभी पता ही नहीं लगता है कि ये पैसा आया कहाँ से था। और फिर ये पैसा जो लीगल मोड में कन्वर्ट हो गया है, उसको फाइनली उसी सोर्स को लौटा दिया जाता है थ्रू डिफरेंट मोड्स। यानी मनी एंटर्स इनटू फाइनेंशियल सिस्टम इन सच अ वे दैट ओरिजिनल एसोसिएशन विद द क्राइम कैन नॉट बी डिटर्मिन। ओरिजिनली कोई बता नहीं सकता कि ये पैसा आया कहाँ से है। एंड सच मनी विल बिकम क्लीन, यानी जो भी 250 लोगों को अलग अलग पैसे बांटे थे, वो धीरे धीरे उस पैसे को चैनलाइज करके अपना कमीशन काट के बी को वापस लौटा देंगे इन डिफरेंट फॉर्म। कभी गिफ्ट दे दिया अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्म में, कभी कुछ कैश जो है स्विस अकाउंट में जमा करा दिया, एंड सो ऑन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो पहला प्रोसेस हो गया प्लेसमेंट, जहाँ पे हम पैसे को टुकड़ों टुकड़ों में बांट रहे हैं। दूसरा हो गया लेयरिंग, जहाँ पे जो टुकड़ों टुकड़ों में पैसा बटा उसको हम इकोनॉमी में इंसर्ट कर रहे हैं अंडर लीगल मोड, उसको मूव करा रहे हैं, अलग अलग मोड से होते हुए इकोनॉमी में पहुँचा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है बी ने जिन 250 लोगों को पैसा दिया था वही अपने बैंक में पैसा डाले, सर वो भी आगे फर्दर टुकड़ों टुकड़ों में उस ट्रांजैक्शन को और 10 लोगों में बांट सकते हैं। यानी उस पैसे को इकोनॉमी में इस तरह से मूव कर दिया जाता है कि कोई ओरिजिनल सोर्स बता ही ना पाए कि ये पैसा आया कहाँ से है। और फिर उस पैसे को फाइनली एंड में लाके इंटीग्रेट कर दिया जाता है, और कमीशन काटने के बाद वो सोर्सेज इस पैसे को उस बंदे को लौटा देते हैं इन डिफरेंट फॉर्म एट डिफरेंट टाइम, जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो पहले टुकड़ों में बांटने को प्लेसमेंट, फिर इकोनॉमी में उस पैसे को इंसर्ट करने को लेयरिंग, लेयर चढ़ा दो, इतनी बार उस पैसे को इकोनॉमी में सर्कुलेट कर दो, मूव कर दो 5, 6, 7, 10, 15 बार कि पता ही ना लग पाए कि ये मूवमेंट हुई कहाँ से थी, लेयरिंग कर दी, एंड देन लास्ट में उस पैसे को इंटीग्रेट करके इकट्ठा करके उस बंदे को डिफरेंट फॉर्म में पहुँचा दो जहाँ से ये पैसा आया था। ऑब्वियसली जिन लोगों ने बीच में मेहनत की है इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट के सर्कुलेट करने की, वो अपने अपने हिस्से का कमीशन लेंगे। यानी अगर बी ने 5 करोड़ इंसर्ट किए इकोनॉमी में तो हो सकता है उसे 4, 4.5 करोड़ मिले, लेकिन उसका 4 करोड़ का अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट ब्लैक से वाइट हो गया। दिस इज़ नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है जी, चलिए ये बात तो हमने देख ली कि मनी लॉन्ड्रिंग हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये लॉन्ड्रिंग कैसे कैसे होती है
इसके कुछ मेथड्स और हम देख लेते हैं सो दैट इन टर्म्स के बेसिक मीनिंग आपको क्लियर रहे। इकोनॉमी में मनी लॉन्ड्रिंग किन किन तरीकों से होती है? देयर आर मल्टीपल मेथड्स फॉर द सेम। जैसे पहला, कैश स्मगलिंग। कैश यानी करेंसी को स्मगल करना। स्मगल मतलब होता है उसकी मूवमेंट कराना एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी अथॉरिटी। जैसे आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी लाइक सिंघम। सिंघम मूवी में दिखाते हैं कि एक एम्बुलेंस के अंदर कुछ पॉलिटिशियंस बहुत सारे नोट रख के ट्रांसपोर्ट करा रहे होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब ये जो कैश की गड्डी है 50,000 करोड़ 50 करोड़ जो डिलीवर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह मैनुअली फिजिकली, क्या ये सही है ये गलत? भाई ऑब्वियस सी बात है, इतना कैश आप रख नहीं सकते, सारा कैश बैंक में होना चाहिए, गवर्नमेंट को डिक्लेयर होना चाहिए। अगर आप इतना कैश भेज रहे हो एक जगह से दूसरी जगह यानी आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कैश स्मगलिंग, वेयर ट्रांसपोर्टिंग कैश विदाउट एनी अथॉरिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दूसरा तरीका होता है हवाला। ये हवाला क्या होता है समझिएगा, आपने नाम सुना होगा न्यूज़ में। हवाला में भी कैश ट्रांसफर होता है बट विदाउट मूवमेंट। होता क्या है, मान लीजिए दिल्ली के एक बंदे को 5 करोड़ रुपए का कैश स्विस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है। स्विस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है। अब उसे पता है कि सर वो खुद तो ये कैश लेके नहीं जा सकता क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए उसे फ़्लाइट पकड़नी पड़ेगी। फ़्लाइट पे एयरपोर्ट पे बहुत तगड़ी चेकिंग होती है। आपका जो सूटकेस है, जो सामान है, आप खुद भी बड़े बड़े स्कैनर्स से होके निकलते हो। स्कैनर्स में बैग के अंदर रखी करेंसी बहुत ईजिली पकड़ी जाती है क्योंकि आप कभी देखना नोट के अंदर एक सिल्वर पट्टी होती है, मेटालिक पट्टी होती है हल्की सी। वो मेटालिक पट्टी बहुत ईजिली स्कैनिंग मशीन में पकड़ी जाती है। यानी आप एयरपोर्ट को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे इतना नोट लेके। तो अब क्या करें सर, कैश तो मूव नहीं हो सकता। तो ऐसे में बीच में हवालादार आते हैं। हवालादार, ठीक है। ये हवालादार कौन होते हैं? जो ऑलरेडी हवाला का काम कर रहे हैं। ये जनरली होते हैं बिजनेसमैन जो छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं लेकिन पैसे की एंट्री करवा रहे हैं बाय चार्जिंग कमीशन। अब मान लो दिल्ली में चांदनी चौक के अंदर एक कोई बिजनेसमैन है जो हवाला का काम कर रहा है। उनसे मिस्टर बी मिलते हैं। मिस्टर बी जिनके पास 5 करोड़ का कैश आया था मर्डर करने पर, मिस्टर बी मिस्टर सी को मिलते हैं, चांदनी चौक में बैठे हुए बिजनेसमैन को। उनका टाई अप मुंबई में बैठे मिस्टर एम के साथ है और मिस्टर एम का टाई अप मिस्टर एस के साथ है जो स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं। ठीक है जी। अब जो बी हैं वो सी को अप्रोच करते हैं, भाई मेरा पैसा स्विस अकाउंट में पड़वा दीजिए। सी की ऑलरेडी चेन बनी हुई है एम और एस के थ्रू। सी कहता है ठीक है मैं आपका पैसा बैंक में जमा करवा दूंगा लेकिन उसके बदले कुछ कमीशन चार्ज होगा। लेट्स से 10% कमीशन चार्ज होगा। ठीक है, लेट्स से 10% कमीशन चार्ज होगा। 5 करोड़ में से 50 लाख रुपए लेंगे। मिस्टर बी कहते हैं ठीक है। मिस्टर बी कहते हैं क्या करूं फिर, मैं ये नोट आपको दे दूं? सी कहता है मुझे कैश दे दो, मुझे कैश दे दो दिल्ली के दिल्ली। लेकिन क्या सी ये कैश मुंबई भेजेगा? नहीं। सी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो इस कैश को यहाँ पे लेयरिंग करा देगा। उसे पता है कैसे होता है, वो हवालादार है, उसे पता है ब्लैक को कैसे इकोनॉमी में इंसर्ट करना है अलग अलग लोगों के द्वारा। सी इस 5 करोड़ के कैश की यहीं पे लेयरिंग कर देगा और एम को कहेगा कि भैया एस को कह दो तुम्हारे पास जो 5 करोड़ पड़े हो वो बैंक में जमा करा दो। यहाँ से बी आएगा फ्लाइट पकड़ के स्विट्जरलैंड, आप तो बस उसे खाते की डिटेल दे देना।
अब मैम पैसा तो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से स्विट्जरलैंड पहुंचा ही नहीं, तो ये कैसे बैंक में जमा कराएगा मिस्टर एस? सर इन लोगों के सबके टाई अप होते हैं, इन हवालादार के टाई अप होते हैं। ऐसा नॉर्मली दिखाते हैं, जैसे मूवी में दिखाया था रिसेंटली, आपने कुछ टाइम पहले देखी होगी पुष्पा मूवी, तो उसमें जो लोग ये हवाला का काम करते हैं, कैश का काम करते हैं, उन्हें कुछ निशानी पकड़ा दी जाती है। जैसे मान लो एक 50 के नोट को फाड़ के, एक 50 के नोट को टेढ़ा मेढ़ा फाड़ के एक टुकड़ा दे दिया जाता है मिस्टर एस को और एक टुकड़ा दे दिया जाता है मिस्टर बी को। सी ने क्या किया, एक 50 रुपये का नोट काटा, टेढ़ा मेढ़ा फाड़ा और उसका आधा टुकड़ा दे दिया जिसका पैसा था और आधा टुकड़ा उसको पहुंचा दिया जो पैसा बैंक में जमा कराएगा। जो 10% सी ने कमीशन ली वो इन सब में बट जाती है, इन तीनों में बट जाती है। और इन तीनों के पास अपने अपने सोर्स ऑफ इनकम है, इनके पास ऑलरेडी ये पैसे पड़े होते हैं, इनके पास ऑलरेडी ये पैसे पड़े होते हैं। यानी कैश बिना मूव किए दिल्ली से स्विट्जरलैंड, बिना कैश को मूव किए आपका पैसा स्विस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और हर पार्टी अपना कमीशन चार्ज कर लेती है डिफरेंट मोड से। ऑलरेडी इकोनॉमी में ये कैश इंसर्ट लेयरिंग के द्वारा हो चुका है। इस पूरे प्रोसेस को वेयर कैश गेट्स ट्रांसफर्ड from one place to another place, one place to another place without movement of goods, without movement of goods or without movement of cash is known as हवाला। सर बी का 5 करोड़ स्विट्ज़रलैंड फिजिकली नहीं चल के गया, लेकिन जब बी पहुंचेगा स्विट्ज़रलैंड में स्विस में बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए तो वहाँ पे मिस्टर एस मिलेंगे, वो 50 रुपये का फटा हुआ नोट दिखाएंगे बी को, सो दैट टैली हो जाए ये सही बंदा है या नहीं, कोई पुलिस ऑफिसर तो नहीं आ गया इन्वेस्टिगेशन में। बी अपना टुकड़ा दिखाएगा एस को, बी और एस वो नोट मिला के देखेंगे, अगर सेम करेंसी होगी तो एस बी का खाता वहाँ पे खुलवा देगा, उसका साइन वाइन करवा देगा, बैंक अकाउंट में बी के 5 करोड़ पहुँच जाएंगे और कमीशन ऑलरेडी कट चुका है। यानी 5 करोड़ की जगह हो सकता है बैंक में 5 करोड़ ना ट्रांसफ़र होके 4 करोड़ हो, 4.5 करोड़ हो, वट एवर दी अमाउंट में भी, जो भी कमीशन चार्ज किए उसको हटाने के बाद बाकी बैलेंस अमाउंट बैंक अकाउंट में बी के ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर बिना मूवमेंट के कैश मूव हो रहा है तो वो हवाला है, और अगर विद मूवमेंट हो रहा है यानी कैश भी ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम कहते हैं कैश स्मगलिंग। बोलो दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्लियर? ये दोनों ही तरीके जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग के होते हैं। फर्दर नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस है स्ट्रक्चरिंग का। ये स्ट्रक्चरिंग वही है जो हम पीछे पढ़ के आए। आप क्या करो, ब्लैक मनी को स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर दो, स्मॉलर अमाउंट में कई सारे लोगों में बांट दो, जिससे पता ही नहीं लगेगा ये पैसा आया कहाँ से, कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए बी ने 5 करोड़ में से 5 लाख निकाल के अपने बॉस को दे दिए और बॉस ऑलरेडी काम कर रहा है, उसका बिजनेस चल रहा है, तो वो 5 लाख अपने बैंक अकाउंट में डालेगा तो उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रक्चरिंग भी। नेक्स्ट लॉन्ड्रिंग वाया रियल एस्टेट। सर लैंड के थ्रू भी, लैंड बिल्डिंग के थ्रू भी लॉन्ड्रिंग होती है। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था कि सर मान लीजिए एक बिल्डर है, उससे तो कैश की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो हज़ारों लेबर से काम करवाता है और लेबर को दिहाड़ी देनी होती है, डेली वेजेस देनी होती है जो कैश में ही जाती है। अब मिस्टर बी ने क्या किया, बिल्डर को दे दिया 1 करोड़ रुपए कैश में। बिल्डर तो ये कैश यूज़ कर ही लेगा ईजिली फॉर पेइंग वेजेस, डेली वेजेस पे करने के लिए। उसकी इतनी साइट्स चल रही हैं कि लेबर को उसे दिहाड़ी देनी है और लेबर का तो बेचारे का जनरली बैंक अकाउंट होता नहीं, तो वो कैश में ही पैसे लेगा, तो बिल्डर तो इस कैश को चला लेगा। और बी कहता है बिल्डर को कि भैया 1 करोड़ रुपए रखो कैश और मुझे 80 लाख रुपए का फ्लैट मेरे नाम ट्रांसफ़र करा दो। 80 लाख रुपए का फ्लैट जो है वो मेरे नाम पे नहीं तो किसी और के नाम पे, लेट्स से मेरी डॉटर है,
डॉटर को उसकी वेडिंग पे गिफ्ट कर दो, डॉटर को उसकी वेडिंग पे गिफ्ट कर दो। आप दिखा दो आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो और 80 लाख का फ्लैट मेरी डॉटर को गिफ्ट कर दो। हम ऑन पेपर दिखाएंगे हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आपने ऑन पेपर गिफ्ट दिखाया यानी फॉर फ्री, जबकि पैसे मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। यानी बी ने क्या किया, 1 करोड़ में से 80 लाख रुपए वाइट कर गया और 20 लाख रुपए लेट से बिल्डर को कमीशन दे दिया। ठीक है, बिल्डर को अगर 20 लाख फ्री में आ रहे हैं तो भैया उसके लिए तो चांदी चांदी है, तो वो 1 करोड़ में 80 लाख की चीज़ हंस के दे देगा, 1 करोड़ ब्लैक में रहा और जो फ्लैट ट्रांसफ़र हुआ बेटी के नाम पे वो वाइट हो गया। यानी ज़रूरी नहीं है कि बी अपने नाम पे ही एसेट ले, बी अपने किसी रिश्तेदार किसी फ्रेंड के नाम पे ले सकता है, या कई बार पहले बेनामी ट्रांजैक्शन भी होती थी, बिना नाम के भी लैंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र हो जाती थी। बट इस पर अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको आप फर्दर स्टडीज़ के अंदर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्टली वो क्या कहता है, सर ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग शेयर मार्केट में भी होती है, शेयर मार्केट में भी स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही स्कैम्स चलते हैं जहाँ पे शेयर्स डिबेंचर्स की वैल्यू एनहांस करके दिखा दी जाती है। जैसे आप लोगों ने वो वेब सीरीज़ देखी होगी स्कैम 92 हर्षद मेहता की, उसमें उन्होंने क्या दिखाया था, बहुत जगह दिखाया था, अगर आपको रियलाइज़ हुआ हो, अगर नहीं भी हुआ तो कुछ इस तरह से काम होता है। सर यहाँ पे क्या करते हैं, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे शेयर्स की वैल्यू हाइपोथेटिकली बढ़ा दी जाती है मार्केट में। यानी नॉर्मली जैसे हम शेयर्स की वैल्यू की बात करते हैं तो शेयर्स भी एक तरह से गुड्स हैं इकोनॉमी के, और इनकी मार्केट वैल्यू, शेयर्स जो है परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है मार्केट के डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम पे, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम पे। तो अब ये जो ब्लैक मनी में डील कर रहे हैं ये लोग क्या करते हैं कई बार, यानी ये जो ब्रोकर्स वगैरह हैं ये कई बार क्या करते हैं, कंपनी से कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उन्हें अंदरूनी खाने कुछ बातें ऐसी पता लगती हैं जो लोग नहीं जानते, लेकिन उन्हें पता है कि ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में आते ही शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वो क्या करते हैं ब्रोकर, लेट्स से कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, कोई नई पॉलिसी लाने वाली है, बोनस शेयर्स इशू करने वाली है, या कंपनी कोई नई कंपनी बनाने जा रही है अपनी सिस्टर कंसर्न, तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे उसकी मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। ये खबर अभी तक लोगों में नहीं पहुंची है, लोगों में 6 महीने बाद पहुंचेगी खबर, बट ब्रोकर को अंदरूनी खाने अंदर एम्प्लॉयज़ से ये बात पता लग गई, कोई एम्प्लॉई कोई यहाँ पे उन्होंने स्पाई छोड़ा हुआ था जिसको कमीशन देते हैं और उससे खबर निकलवा ली। अब मार्केट में इसकी वैल्यू लेट्स से 50 रुपये पर शेयर थी, लेकिन 6 महीने में ये खबर मार्केट में आते ही इसकी वैल्यू 800 रुपये तक पहुँच सकती है। तो अब क्या करता है ब्रोकर, यहाँ पे मार्केट से सारे शेयर्स उठा लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स, अगर मार्केट वैल्यू 50 है तो वो 60 रुपये तक भी ऑफ़र कर देता है लोगों से, और यहाँ से शेयर्स बाय कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि 6 महीने बाद ये 800 रुपये पहुँच जाएगी वैल्यू। तो उसने अगर 50 का शेयर 60-70 में भी ख़रीदा तो भी वो 700 प्लस का प्रॉफिट पर शेयर कमा लेगा। तो यहाँ पे भी जो है आपका मनी लॉन्ड्रिंग होता है। कैसे भाई, ब्रोकर को बी ने पैसा दे दिया, बी ने 1 करोड़ रुपए ब्रोकर को दे दिया कैश में और कहा मार्केट से जितने शेयर्स उठाने जितने दामों पे उठा लो। बी जो है फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है और ब्रोकर को कह रहा है कि जब मार्केट की वैल्यू 800 रुपये पहुँच जाए 6 महीने बाद, तो यही 1 करोड़ रुपए के शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू होगी, यानी मैंने 1 करोड़ कैश दिया है उतनी मार्केट वैल्यू, अभी तो आप क्या कर रहे हो 60 रुपये में शेयर खरीद रहे हो, 6 महीने बाद जब 800 रुपये की वैल्यू हो जाएगी तब मुझे 800 के शेयर्स जो हैं वो गिफ्ट कर देना, या 800 के शेयर्स कम दाम पे बेच देना एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें रियल एस्टेट शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करके जो कस्टमर है वो अपनी लेयरिंग इंटीग्रेशन का काम कर सकता है। नेक्स्टली वो कहता है क्रिएशन ऑफ बोगस कंपनीज,
बोगस कंपनीज भी बनाई जाती है। बोगस कंपनीज का मतलब क्या है? सर झूठी कंपनी है, एक्चुअली कोई कंपनी नहीं है। कंपनी बनती कैसे है? आप लोगों ने लॉ में पढ़ा होगा, कंपनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो आपने बी ने किसी प्रोफेशनल की सहायता से आरओसी के पास जाके एक फेक कंपनी फॉर्म करवा ली, यानी है तो वो कंपनी बट बोगस है, यानी वो कुछ काम वाम नहीं करती, कोई काम नहीं करती। ऑन पेपर रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका, और वो काम दिखाती है ऑन पेपर, यानी हर साल पीएनएल बैलेंस शीट बनती है इसकी, और पीएनएल में नेट प्रॉफिट ये दिखा देते हैं 50 लाख का, 70 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। यानी इन्होंने क्या किया, कंपनी के अंदर कैपिटल डाला लेट्स से 2 लाख रुपए का, और नेट प्रॉफिट कर दिया एक साल में 50 लाख का, यानी 48 लाख रुपीस को ये वाइट कर गए, जबकि एक्चुअली कोई नेट प्रॉफिट है ही नहीं। ये कंपनी कोई काम करती नहीं जो प्रॉफिट कमाए, सिर्फ ये कंपनी कागज़ों पे है। याद कीजिए वेब सीरीज स्कैम 92 अगर आपने देखी है, तो उसमें जो कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी, उसके जब रजिस्टर्ड ऑफिस गए तो वहाँ तो ताला लगा था और बड़े बड़े मकड़ी के जाले बने हुए थे, यानी प्योरली बोगस कंपनी थी। ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। ऑन पेपर एक छोटी प्रॉपर्टी के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा दिया कि ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। वो कंपनी कोई काम ही नहीं करती है, बस पेपरों में उसके एंट्री चल रही है कि भैया वो अच्छा काम कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट बन रहा है, और जितना कैपिटल डालता है इन प्रमोटर उसका 10 गुना यहाँ पे नेट प्रॉफिट करके दिखा देते हैं। इससे वाइट हो जाती है एंट्री कि हाँ भाई कंपनी काम अच्छा कर रही है, प्रॉफिट आ रहा है। और यहाँ पे जो सेल्स दिखानी होती है वो सेल्स कैसे दिखा देते हैं, कंपनी का करंट अकाउंट खोला, कंपनी का करंट अकाउंट खोल के हर दिन की कुछ सेल दिखा दी, 50,000, 70,000, और ये करंट अकाउंट में जमा करते चले गए। साल के एंड में 50 लाख का टोटल प्रॉफिट दिखने लगा। 2 लाख लगा के 48 लाख को ये वाइट कर गए। ठीक है जी, तो ऐसे भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो क्या क्या तरीके हो गए मनी लॉन्ड्रिंग के? कैश स्मगलिंग, हवाला, ये दोनों तो कैश से रिलेटेड है। स्ट्रक्चरिंग, ब्रेक कर देना, यानी ये तीनों ही आइटम कैश से रिलेटेड है। फिर 3 काम हो गए, इंडस्ट्री में कुछ नया काम करके, रियल एस्टेट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, या बोगस कंपनी बना के अपने पैसे को सर्कुलेट करना। दीज आर सर्टेन मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी तो बताइए हमारी इकोनॉमी के लिए तो नुकसान है ही है, क्योंकि सारा पैसा काला होता जा रहा है, सरकार के पास उसका कोई टैक्स नहीं आ रहा, लोगों की हिम्मत खुल रही है ब्लैक मनी ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की। तो इसके लिए सरकार ने लॉ बनाया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और तो और सरकार ने कहा सर ब्लैक मनी लोगों के लिए तो नुकसानदायक है ही है, हमारे गवर्नमेंट सिस्टम के लिए भी, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए भी बहुत मेजरली नुकसानदायक है, क्योंकि इससे करप्शन बढ़ेगी, ब्राइबिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी यहाँ पे रिश्वत खाएंगे। मान लीजिए टैक्स डिपार्टमेंट के पास टैक्स नहीं पहुँचा ब्लैक मनी का, डिपार्टमेंट ने एक ऑफिसर को चेकिंग के लिए भेजा, इंस्पेक्शन के लिए भेजा, अब वो ऑफिसर भी तो है तो आखिर इंसान ही, जिसके पास वो गया चेकिंग के लिए, रेट डालने के लिए, वहाँ पे वो बंदा उसे रिश्वत दे के ख़रीद सकता है। अगर उसने रिश्वत दे दी टैक्स ऑफिसर को, तो टैक्स ऑफिसर तो क्लीन रिपोर्ट बना देगा, लेकिन इससे लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, टैक्स ऑफिसर भी ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत चार्ज करेंगे, ब्राइब बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगी। तो उन्होंने क्या कहा, सर ये मनी लॉन्ड्रिंग रिजल्ट्स इन राइज इन करप्शन एंड ब्राइबिंग, देयरफॉर न्यू स्टैट्यूट वाज इंट्रोड्यूस्ड, नया लॉ बनाया गया इसको रोकने के लिए, इन द नेम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये एक्ट पास हुआ था 17 जनवरी 2003 को, लेकिन ये इफ़ेक्टिव हुआ था 1 जुलाई 2005 से। यानी लॉ तो पहले ही बन गया था 2003 में, बट एकदम से अगले दिन से ये इनैक्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि उस वक्त बहुत से ऐसे काम थे जो लीगल थे, बट आफ्टर दिस लॉ वो इलीगल हो जाते। तो सरकार ने गवर्नमेंट को टाइम दिया, सरकार ने लोगों को टाइम दिया, सरकार ने सबको टाइम दिया, अच्छा खासा 2 साल प्लस का, कि आप इस लॉ को समझ लीजिए और इस लॉ में जो बातें बताई गई हैं उनको अपने सिस्टम का हिस्सा बना लीजिए। यानी इसको लागू किया गया 1 जुलाई 2005 से। ठीक है, ये एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है? दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया पे लागू होता है। और इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एक्ट के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, प्लस अगर मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा
किसी ने भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह, कोई एसेट्स वगैरह क्रिएट कर लिए हैं, तो उन एसेट्स को कॉन्फिस्केट करना। कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना। सरकार उन एसेट्स को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लेगा। यानी एक तो मनी लॉन्ड्रिंग हो ना, इसको देखना है, और अगर हो गई पास्ट में, तो उससे अगर किसी बंदे ने किसी भी तरीके का एसेट बनाया इंक्लूडिंग कैश, वो सारा का सारा जब्त करना। आप न्यूज़ में आए दिन देखते रहते होंगे, एक कानपुर का केस आया था, मिस्टर पीयूष जैन थे, उनके घर से करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ था। तो वो सारा कैश कहाँ गया? गवर्नमेंट के पास गया, और गवर्नमेंट ये जो सारा कैश लेके जाती है, इसको हम कहते हैं कॉन्फिस्केशन। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू कॉन्फिस्केट एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम सच मनी लॉन्ड्रिंग। ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि भैया ब्लैक पैसे को वाइट कर रहे हो, ब्लैक को वाइट कर रहे हो, तो ये तो आप कहीं पे भी करोगे वो गलत ही है। ठीक है जी। आइएगा अब फाइनली हम लॉ शुरू करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का। क्या कहता है वो देखिएगा। सबसे पहले कहता है कि सर मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग देखिए। इसका मीनिंग बाई डेफिनेशन जो भी है सेक्शन के 2 में दी जाती है, हर एक्ट के सेक्शन 2 में होती है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज पी में मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग दिया गया है, और ये थियोरेटिकल मीनिंग है। वो क्या कह रहा है? इट हैज़ द मीनिंग असाइन टू इट अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जो मीनिंग दिया गया है वही इसका मीनिंग है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग को समझने के लिए हमें पहले सेक्शन 3 को समझना होगा। सेक्शन 3 में क्या दिया गया है? ऑफेंसेस। ऑफेंसेस का मतलब होता है गुनाह। वो सारे गुनाह लिख के दिए हैं सेक्शन 3 के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आते हैं। वो कहता है सेक्शन 3 क्या कहता है? हूसोएवर, कोई भी, भाई साहब कोई भी बंदा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, मिनिस्टर हो, एक्टर हो, एनीवन एंड एवरीवन, कोई भी हो, अगर वो डायरेक्टली, सीधे सीधे से या इनडायरेक्टली, ठीक है, किसी के द्वारा कैसे? भाई मान लीजिए आई बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास एक बंदा आता है, वही मिस्टर बी आता है जो मर्डर करके 5 करोड़ लेके आया था। वो कहता है मैम 5 करोड़ में से 1 करोड़ आप अपने बुक में एंट्री करवा दो, मैं उसमें से आपको 5 लाख रुपए दूंगा, 5% कमीशन दूंगा। अगर मैं उनके इस काम में सहयोग दे दूँ, हेल्प कर दूँ, तो इनडायरेक्टली मैं भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो गई। इसलिए भैया मैं तो दूर ही रहती हूँ, मैं कहती हूँ सॉरी सर ये सब काम मैं नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बंदा डायरेक्टली चाहे गलत कमाए या कोई और बंदा ऐसे लोगों की हेल्प करे मनी लॉन्ड्रिंग में, प्लेसमेंट में, लेयरिंग में, इंटीग्रेशन में, तो उन सब को हम यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कवर कर रहे हैं। क्या क्या काम करे वो? चाहे वो अटेम्प्ट करे, यानी कर दे, गलती कर दे, या नोइंगली हेल्प करे, असिस्ट करे। जैसे मैंने कहा मुझे पता है मेरे क्लाइंट ने ब्लैक मनी मुझसे वाइट करवा रहे हैं और मैं ये जानते पूछते भी उनका ये काम कर दूं, तो मैं भी फिर डिफॉल्टर हो जाऊंगी। आई विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। या नोइंगली इज अ पार्टी, ठीक है, यानी मैं एज अ सीए बी को अगर हेल्प करती हूँ तो मैं भी गलत हूँ, और मैं आगे अपने एक दूसरे क्लाइंट सी को कहती हूँ कि आप बी का पैसा आपने एंटर करा लीजिए, मैं आपकी बुक में इसकी एंट्री कर रही हूँ, और सी चुपचाप ये जानता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, लेकिन चुपचाप कमीशन कमाने के चक्कर में ले लेता है अपने अकाउंट में पैसे। तो नोइंगली इज़ अ पार्टी, वो हेल्प तो नहीं कर रहा लेकिन वो पार्टी बन गया इस ट्रांजैक्शन में, लेयरिंग में, इंटीग्रेशन में पार्टी बन गया। या कोई बंदा एक्चुअली इन्वॉल्व है। 4 चीज़ें, पहला या तो वो अटेम्प्ट करे, या वो हेल्प करे नोइंगली, या वो नोइंगली पार्टी है, या वो एक्चुअली इन्वॉल्व है। किस में? इन दी प्रोसीड्स इन एनी एक्टिविटी। किस में कह रहा है वो? इन एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। क्राइम में, क्राइम से कमाई की गई एक्टिविटी में कहीं पे भी कोई बंदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर इन्वॉल्व है, या वो क्राइम को कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, या वो क्राइम की पोजेशन में है, फिजिकल कस्टडी में है, या वो उस क्राइम को यूज़ कर रहा है, किस चीज़ के लिए? एक प्रॉपर्टी जो कि टेंटेड थी, मैली थी,
उसको अनटेंटेड दिखाने के लिए वो कोई भी काम कर रहा है, उसे हम मनी लॉन्ड्रिंग मानेंगे। फिर से देखिए वो क्या कह रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या ऑफेंस आ गए। उन्होंने कहा सर सबसे पहले उन्होंने कहा कोई भी बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ काम कर रहा है, या नोइंगली हेल्प कर रहा है, या नोइंगली पार्टी है, या एक्चुअली इन्वॉल्व है, किस में, क्राइम में, या क्राइम को छुपाने में, या क्राइम उसके साथ उसकी पोजीशन में हो रहा है, या वो क्राइम को यूज़ कर रहा है अपने हित के लिए। जैसे कई बार होता है ना, ब्लैकमेलिंग कर रहा है एक बंदा, एक बंदे ने क्राइम होता हुआ देखा और जिसने क्राइम किया था उसने आके उसे रिश्वत दे दी। भाई मान लीजिए ए ने एक रोड एक्सीडेंट कर दिया, रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे मिस्टर एक्स की डेथ हो गई और ये एक्सीडेंट करते हुए मिस्टर वाई ने देख लिया था, विटनेस कर दिया था। अब वाई को ए ने देखा और ए ने कहा भाई गलती से हो गया एक्सीडेंट, किसी को बताना नहीं, ये पकड़ो 5 लाख रुपए। अब वाई कहता है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और वाई ए को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। पहले 5 लाख रखता है, जब वो 5 लाख खर्च हो जाते हैं 3-4 महीने बाद फिर ए के पास जाता है कि और 5 लाख दो, नहीं तो मैं पुलिस में जाके कोर्ट में जाके शिकायत करूंगा, विटनेस बन जाऊंगा एंड सो ऑन। तो भाई कोई भी बंदा इस इलीगल एक्टिविटी को यूज़ करता है अपने हित के लिए तो वो भी गलत काम कर रहा है। वो भी जो ये कैश में पैसे लेके आ रहा है, थ्रेटनिंग कर रहा है, धमकियां दे रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट वो कहता है सर क्या क्या कर रहे हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, छुपा रहे हैं, पोजेशन में रखा है या यूज़ कर रहे हो टेंटेड प्रॉपर्टी को और उसे प्रोजेक्ट कर रहे हो कि वो अनटेंटेड है, यानी ब्लैक मनी से क्रिएटेड प्रॉपर्टी को आप दिखा रहे हो ऑन पेपर वाइट, लोगों को दिखा रहे हो ये तो वाइट है। फॉर एग्जाम्पल आप ड्रग्स में डीलिंग कर रहे हो, आप ड्रग्स में डीलिंग कर रहे हो, आप बकायदा चरस गांजा बेचते हो, लेकिन आपने ऑन फ्रंट ऑफ पब्लिक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई हुई है, आपने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई हुई है और फार्मास्यूटिकल्स में दवाइयों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता ही होता है। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसमें नशीले पदार्थ यूज़ होते हैं। लाइक अगर हम बात करें एनेस्थीसिया की, तो एनेस्थीसिया एक इंजेक्शन है जो ऑपरेशन करते वक्त पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है सो दैट पेशेंट थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए और फिर उसकी बॉडी पे काटापीटी की जा सके। अगर होश में रह के काटापीटी की तो उसे दर्द होगा, वो चिल्लाएगा, हिलेगा डुलेगा, फिर तो प्रॉपर ऑपरेशन हो ही नहीं पाएगा, तो उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब एनेस्थीसिया के अंदर प्योर ड्रग्स होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं। एक बंदे ने फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई, लोगों को दिखाता है कि हम तो दवाइयाँ बनाते हैं और बैक डोर से उस फार्मास्यूटिकल कंपनी से ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, ड्रग्स की खरीद बेच करता है। तो सर वैसे तो ड्रग्स से जो भी कमाई आ रही है, इलीगल कमाई आ रही है, वो टेंटेड है, लेकिन ऑन फ्रंट ऑफ पीपल क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, क्या दिखा रहा है कि हम तो सर अनटेंटेड काम कर रहे हैं, हम तो वाइट में काम कर रहे हैं, हम तो सोसाइटी के हित का काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का ही हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, फिर से पढ़िएगा सेक्शन 3 क्या कहा। सेक्शन 3 ने कहा हूसोएवर, कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट करता है या नोइंगली हेल्प करता है या नोइंगली पार्ट बन जाता है या एक्चुअली इन्वॉल्व है किसी भी एक्टिविटी में जो प्रोसीड ऑफ क्राइम से कनेक्टेड है या उन क्राइम को छुपा रही है, कंसील कर रही है, कंसीलमेंट मतलब छुपाना, या उस क्राइम के अंदर कुछ चीज़ों को अपनी कस्टडी में, अपनी पोजीशन में रखा है, या उसको क्राइम को यूज़ कर रही है अपने पर्सनल हित के लिए और उससे यूज़ किए हुए पैसे से उसने कोई प्रॉपर्टी बना ली जो है तो टेंटेड, लेकिन वो दुनिया को प्रोजेक्ट कर रही है, दुनिया को क्लेम कर रही है कि ये अनटेंटेड है, वाइट है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में कवर हो जाएंगी। इज दैट क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर। फर्दर अगला सवाल उठता है सर कि ये प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है क्या, कौन सी प्रॉपर्टी बना रहा है बंदा। सर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, उन्होंने कहा, उन्होंने यहाँ पे मीनिंग दिया सेक्शन 2 के अंदर सारी डेफिनेशंस होती हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर प्रॉपर्टी का मीनिंग दिया गया, जिसने कहा कि इट मीन्स एनी प्रॉपर्टी
और एसेट, एसेट का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बैलेंस शीट में चढ़ी हुई है, जैसे आपका कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एवरीथिंग विल कवर देयर। यानी किसी भी डिस्क्रिप्शन का एसेट हो, प्रॉपर्टी हो, वो सब यहाँ पे प्रॉपर्टी में आएगी, वेदर कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल मीन्स होता है टेंजिबल और इनकॉर्पोरियल मीन्स इनटेंजिबल। आकार में जो है, शेप में है, वो कॉर्पोरियल, और जो निराकार है, जिसकी कोई शेप नहीं है, वो इनकॉर्पोरियल होता है। तो यहाँ रिपीट क्या है, उन्होंने कहा है कोई भी एसेट हो, चाहे टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, कॉर्पोरियल हो, इनकॉर्पोरियल हो, मूवेबल हो या इमूवेबल हो। मूवेबल इमूवेबल आप समझते हैं, इमूवेबल लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, मूवेबल में क्या आ जाएगा आपका, मूवेबल में क्या आ जाएगा सर, बाकी सारी चीज़ें, गाड़ियाँ हो गई, शेयर्स हो गए। टेंजिबल इंटेंजिबल में, टेंजिबल कॉर्पोरियल एक ही बात थी, रिपीट कर दिया है, टेंजिबल मतलब जो फिजिकली देखा जा सके, इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट वगैरह आ गया, कॉपीराइट, या कोई डीड्स या इंस्ट्रूमेंट हो, कोई डीड हो, कोई पार्टनरशिप डीड हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, चेक हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रॉमिसरी नोट हो, वो सब आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा माने जाएंगे। एविडेंसिंग टाइटल टू, टाइटल मतलब होता है ओनरशिप। हर वो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आएगी जिसके आप ओनर हैं। आप कौन, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में इन्वॉल्व है। यानी मिस्टर ए मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो उनके पास जो भी प्रॉपर्टी है जिसके वो मालिक हैं या जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट है, मालिक वो नहीं है, हो सकता है उन्होंने प्रॉपर्टी का मालिक अपने वाइफ को बना दिया हो, पेपर पे ओनरशिप अपनी वाइफ की रखी हो, लेकिन वाइफ तो उनकी हाउस वाइफ है, तो मेन इंटरेस्ट तो उन्हीं का है। तो वो सारे के सारे प्रॉपर्टी और सारे के सारे एसेट्स जहाँ कहीं भी लोकेटेड है, जहाँ कहीं भी लोकेटेड है, चाहे इंडिया में लोकेटेड है, चाहे आउटसाइड इंडिया, चाहे इंडिया में लोकेटेड हैं या आउटसाइड इंडिया, वो सारे के सारे एसेट्स प्रॉपर्टी माने जाएंगे। तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या दी उन्होंने, सिंपल, प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, वेदर कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, डीड्स और इंस्ट्रूमेंट्स, evidencing title to or interest in such property or such assets wherever located is known as property. And sir यहाँ पे proceeds of crime का मतलब क्या होगा, proceeds of crime के लिए section 2 subsection 1 clause U आया। उन्होंने क्या कहा सर, proceeds of crime का मतलब होता है any property, कोई भी प्रॉपर्टी जो डिराइव हुई है, जो निकाली गई है, खरीदी गई है या ऑब्टेन्ड हुई है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। कोई भी क्रिमिनल काम करके कुछ भी एसेट एक्वायर किया, तो वो जो भी एक्वायर किया वो हमारी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। यानी ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी का मीनिंग अभी हमने देखा, ये प्रॉपर्टी आप अगर क्राइम करके आने वाले पैसे से एक्वायर कर रहे हो, फिर वो चाहे लैंड बिल्डिंग है, चाहे गुडविल कॉपीराइट है, चाहे कैश है, चाहे किसी भी और तरीके का एसेट है, गाड़ियाँ हैं, कुछ भी है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मानी जाएंगी, क्राइम से उत्पादित हुई चीज़ें मानी जाएंगी। प्रोसीड्स मतलब क्राइम से निकली हुई चीज़ें मानी जाएंगी अगर ये चीज़ें ऑब्टेन हुई हैं फ्रॉम द income which has been generated from criminal activity. criminal activity कौन सी होती है, जो scheduled offense लॉ ने बताए, और जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर हुई है चाहे वो इंडिया में है या बाहर है, यानी आपने उस पैसे से बिल्डिंग इंडिया में खरीदी हो या दुबई, बैंकॉक, कहीं पे भी खरीदी हो, वो जो भी प्रॉपर्टी आपने ली इस ऑफेंसिव एक्टिविटी की आने वाली कमाई से, उसकी जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, उसकी मार्केट में जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मानेंगे। उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मानेंगे। यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी जो आपने एक्वायर की फ्रॉम द प्रोसीड्स कमिंग फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी।
कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की आपने, जो ऑफेंस था स्केड्यूल के अंदर दिया गया है, उस ऑफेंस से आने वाले पैसे को आपने किसी भी प्रॉपर्टी में लगा दिया, चाहे वो कैश में ही पड़ा हो या आपने उससे लैंड बिल्डिंग ली हो या कोई और एसेट लिया हो, वो सारे एसेट्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मानेंगे। अब सवाल उठता है, सर ये स्केड्यूल्ड ऑफेंस क्या होंगे? तो स्केड्यूल ऑफेंस का मतलब नाम से ही क्लियर है, ये वो ऑफेंस हैं जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ने अपने स्केड्यूल के अंदर दिए हैं। इन्होंने एक्ट के पीछे एक स्केड्यूल दिया, एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट में 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए, बी एंड सी। इन पार्ट में बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं और हर पैराग्राफ में उन्होंने अलग अलग ऑफेंसेस की बात की है। लाइक पार्ट ए में इंडियन पेनल कोड के ऑफेंसेस हैं। इंडियन पेनल कोड आईपीसी, जैसे मर्डर करना, किसी को किडनैप करना, रेप करना एंड सो ऑन। पार्ट बी के अंदर नारकोटिक्स एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ लॉज है, ड्रग्स में डीलिंग करना, कस्टम में स्मगलिंग करना। तो पार्ट बी में उन्होंने कहा सर कस्टम से रिलेटेड, स्मगलिंग से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, नारकोटिक से रिलेटेड काम हो रहा है, तो उसमें अगर ऑफेंस 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का है तो ऑफेंस माना जाएगा। पार्ट ए और बी में तो कुछ भी कर लो। पार्ट ए में अगर आपने अटेम्प्ट टू मर्डर भी किया है, यानी आपने मारा नहीं बट मारने की कोशिश भी की, तो भी वो ऑफेंस है। लेकिन पार्ट बी के अंदर ऑफेंस कब बनेगा? जब आप ड्रग्स में डीलिंग कर रहे हो और उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा है, मोर देन और इक्वल टू है, तो वो यहाँ पे ऑफेंस बनेगा, स्केड्यूल्ड ऑफेंस। और पार्ट सी में एक्सप्लोसिव सब्सटेंटिव एक्ट है और भी बहुत सारे एक्ट है। मैंने कहा बहुत सारे पैराग्राफ्स है जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। यानी अगर आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हथियारों वगैरह में डील कर रहे हो तो वो पार्ट सी में आते हैं। आपको बस क्या ध्यान रखना है, स्केड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब क्या है? वो सारे ऑफेंसेस जो इस एक्ट में पार्ट ए, बी, सी के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स के अंदर स्पेसिफाइड किए गए हैं, वो सारे के सारे स्केड्यूल्ड ऑफेंस हैं। स्केड्यूल्ड ऑफेंस को हम प्रेडिकेट ऑफेंस मानते हैं। प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब जब भी ये क्राइम आप करेंगे, अकरेंस ऑफ सच क्राइम इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर इनिशिएटिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑफेंस ऑफ मनी। यानी जब भी आप इन तीनों पार्ट में दिए गए ऑफेंस को कमिट करेंगे तो ही उसके बाद आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी अंडर दिस मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है जी। फर्दर तो हमने यहाँ तक क्या देखा? हमने कहा, हमने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस पढ़ी। डेफिनेशंस के अंदर हमें क्या बोला गया? 4 वर्ड्स को हमें अच्छे से समझाया गया। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग। उन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग कब होगी? जब आप ऑफेंस करोगे। कौन से सेक्शन वाले? अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 ने क्या बोला? जब भी आप अटेम्प्ट करोगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हूसोएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटेम्प्ट करेगा या नोइंगली हेल्प करेगा या नोइंगली पार्ट बन जाएगा या एक्चुअली इन्वॉल्व होगा, किसमें? इन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इट्स कंसीलमेंट, उसको छुपाने में, उसमें कुछ जो भी चीज़ें हथियार वगैरह मिले उसकी पोजीशन, फिजिकल कस्टडी अपने पास रखने में, पोजीशन रखने में, या उसको यूज़ करने में, अपने ब्लैकमेलिंग वगैरह करके अपने हित में यूज़ करने में। तो ये सारे ऑफेंसेस क्या माने जाएंगे? मनी लॉन्ड्रिंग। अब इसमें सवाल उठा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट जो आपने एक्वायर किया फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी का मतलब वो सारे स्केड्यूल्ड ऑफेंस, जो स्केड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब क्या है? जो पार्ट ए, बी और सी ऑफ स्केड्यूल में दिए गए हैं, उन एक्टिविटी से आने वाली कमाई को, उन एक्टिविटी से आने वाली कमाई को अगर आपने यूज़ किया किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मानी जाएगी।
और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की हम वैल्यू क्या लेंगे, उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू, जो भी मार्केट वैल्यू होगी। मान लीजिए हमने एक 10 करोड़ का बंगला खरीदा, तो 10 करोड़ रुपए हमारे लिए, बंगले की मार्केट वैल्यू क्या है 10 करोड़, तो 10 करोड़ रुपए हमारा प्रोसीड ऑफ क्राइम बन जाएगा। और प्रॉपर्टी का मतलब उन्होंने क्या दिया यहाँ पे, प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी एसेट, कोई भी एसेट, चाहे वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, चाहे वो कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल हो, मूवेबल इमूवेबल हो, टेंजिबल इंटेंजिबल हो, या डीड्स इंस्ट्रूमेंट ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी माने जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात। तो हमने कहा भाई अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के कोई ऑफेंस करके, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कंडक्ट करके उससे कोई भी एसेट्स एक्वायर कर रहे हो, तो सर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा अंडर दिस एक्ट। और एक्शन लेने के बाद आपको पनिश किया जाएगा, और पनिशमेंट हमें बताई गई अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 ने कहा कि अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, सेक्शन 4 ने कहा अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पार्ट ए से रिलेटेड है, तो सर आपको सज़ा सुनाई जाएगी 3 साल से लेके 10 साल तक। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस मतलब बहुत टफ इम्प्रिजनमेंट होगी, आपको जेल की सज़ा सुनाई जाएगी, हो सकता है नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाए, बेल भी आपकी ना हो, आपकी ज़मानत ना हो, प्लस आपको फ़ाइन भी देना होगा। ये फ़ाइन का अमाउंट कोर्ट तय करेगी डिपेंडिंग अपॉन दी सीवियरिटी ऑफ क्राइम, जितना बड़ा क्राइम उतनी ज़्यादा फ़ाइन। दूसरा वो कहता है अगर और आपने ऑफेंस किया, पार्ट बी सी के ऑफेंस किए, तो आपको जेल 3 से लेके 7 साल तक की होगी। रिग्रेस यहाँ पे भी होगी, बट यहाँ पे 10 साल के बजाय 7 साल रखा। पार्ट ए में आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के ऑफेंस थे, मर्डर करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, तो 10 साल की जेल। लेकिन पार्ट बी में आप जो है नारकोटिक्स वगैरह में डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम 7 साल की सज़ा हो सकती है, प्लस फाइन एज डिसाइडेड बाय कोर्ट। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज हमने क्या देखा क्लास के अंदर, हमने 4 अहम मुद्दे समझे। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को समझा, मनी लॉन्ड्रिंग इकोनॉमी में होती कैसे, उसकी स्टेजेस को समझा। 3 स्टेजेस थी, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ये किस किस मेथड के थ्रू होती थी, हमने देखा कैश स्मगलिंग, हवाला, स्ट्रक्चरिंग, लॉन्ड्रिंग वाया रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट स्कैम के थ्रू, या बोगस कंपनी क्रिएट करके। इससे करप्शन वगैरह बढ़ रही थी, देयरफॉर लॉ आया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये लॉ तो भले ही 2002 में आया, पास किया गया 17 जनवरी 2003 को, और इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2005 से। पूरी इंडिया में लागू था ये एक्ट, और इस एक्ट का पर्पस था मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, एंड मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा, मनी लॉन्ड्रिंग करके कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपने एक्वायर की है तो उसको जब्त करना। अब हमने एक्ट शुरू किया, एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग बताया गया सेक्शन 21P के अंदर, जिन्होंने कहा कि 3 सेक्शन 3 जो है वो आपको बताएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग कब होती है। सेक्शन 3 ने वो सारे ऑफेंसेस बताए जो मनी लॉन्ड्रिंग में आते हैं। उन्होंने कहा हूसोएवर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली अटेम्प्ट, नोइंगली असिस्ट, नोइंगली पार्टिसिपेट और एक्चुअली इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इट्स कंसीलमेंट, पोजेशन और यूज़, और क्लेम करता है कि उससे कमाई हुई प्रॉपर्टी जो है वो अनटेंटेड है, वाइट है, तो सर वो मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस मान लिया जाएगा। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी जो आपने एक्वायर की क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू। क्रिमिनल एक्टिविटी का मतलब है स्केड्यूल्ड ऑफेंस। स्केड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब है वो सारे गुनाह जो स्केड्यूल के पार्ट ABC में दिए गए हैं। एंड प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी एसेट जो आपने एक्वायर किया, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, अगर आप उसके ओनर हो या उसमें इंटरेस्ट है तो वो प्रॉपर्टी आपकी मानी जाएगी। फिर ऐसे अगर आप शेड्यूल्ड ऑफिस के अंदर कमाए गए प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हो तो आपके ऊपर इस एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा और आपको पनिश किया जाएगा अंडर सेक्शन 4। अगर पार्ट ए के ऑफेंस है तो आपको 3 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, और अदर पार्ट के ऑफेंस है तो 3 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, अलॉन्ग विद फाइन, फाइन टू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट। ठीक है बच्चे, यहाँ तक की बात क्लियर। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इसके आगे के प्रोविज़न को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।